कैप्टन फयाज देर से इसका मुंतजिर था, लेकिन इसकी वापसी अभी तक नहीं हुई थी। सलमान काफी की ट्रे मेज पर रख कर फिर किचन में जा घुसा था। आखिर गया कहाँ? फयाज ने जोसेफ को मुखातिब किया। क्या कहा जा सकता है मिस्टर? जोसेफ ठंडी सांस लेकर बोला। कोई बहुत जरूरी बात है क्या? बहुत जरूरी। अब मिस्टर, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि बॉस 1 घंटे के बाद वापस आएंगे या 1 माह बाद। क्यों बकवास कर रहे हो? फयाज बनाकर बोला। मैं काफी बनाऊं आपके लिए? दरवाजे की तरफ से सलमान की आवाज आई। मैं खुद बना लूंगा, फयाज ने खुश्क लहजे में कहा, और जोसेफ ने सलमान को चले जाने का इशारा किया। फयाज काफी पॉट की तरफ मुतवज्जा हो गया था। जोसेफ इसे पुरतशवीश नजरों से देखता रहा। इतने में फोन की घंटी बजने लगी। जोसेफ मेज की तरफ बढ़ ही रहा था कि फयाज हाथ उठाकर बोला, ठहरो। जोसेफ जहां था वहीं रुक गया। फयाज ने उठकर रिसीवर उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज आई। आप किससे मिलना चाहती हैं? तुमसे डार्लिंग, दूसरी तरफ से कहा गया। फयाज के चेहरे पर जंजलाहट के आसार नजर आए, लेकिन इसने सर्द लहजे में कहा, तो फिर हेलो? दाढ़ीदार तो नहीं हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। वैसे बेहतर ये होगा कि तुम रिसीवर जोसेफ को दे दो। तुम आखिर हो कौन? तुम कौन हो? दूसरी तरफ से भी सवाल किया गया। ना जोसेफ हो सकते हो और ना सलमान। यहां सिर्फ यही दोनों तो नहीं रहते। खूब, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इमरान हो? फयाज ने बुनाकर रिसीवर जोसेफ की तरफ बढ़ा दिया। जोसेफ ने रिसीवर कान से लगाकर मुतहराना अंदाज में पलकें चिपकाई और बोला, कौन बोलता? फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फयाज इसे गौर से देखे जा रहा था। वो चंद लम्हे कुछ सुनता रहा था, फिर बोला, यहाँ कैप्टन फयाज मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कह दूंगा। आखिरी जुमले इसने अंग्रेजी में अदा किए थे और रिसीवर क्रेडल पर रखकर फयाज की तरफ मुड़ा था। कौन थी? फयाज ने इसे घूरते हुए सवाल किया। कौन थी? जोसेफ ने हैरत से इसका सवाल दोहराया। हाँ हाँ, कौन थी? मिस्टर, काफी इतनी नशावर तो नहीं होती। क्या बकवास है? मेरा बॉस थी कब से हो गया? क्या मतलब? मैंने अभी फोन पर बॉस से गुफ्तगू की थी। ओह, फयाज निचला होंठ दांतों में दबा कर रह गया। मैंने इन्हें मुतला कर दिया है कि आप इनके मुंतजिर हैं। फयाज इसे खुनख्वार नजरों से घूरता रहा, फिर बोला, इसने क्या कहा है? 20 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहे हैं। वो औरत कौन थी? मैंने सिर्फ बॉस की आवाज सुनी थी। पहले कोई औरत थी। होगी, जोसेफ ने लापरवाही से कहा। न जाने कितनी बास को घेरे रहती हैं। फयाज ने गुराहट के साथ काफी की प्याली में शक्कर डाली और चमचा चलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोला, तुम दोनों 3 माह तक कहाँ गायब रहे थे? मैं शिकार खेलने गया था और बॉस योगा की मशकें कर रहे थे। कहाँ? बहरुलकाहिल की मछलियां बेहद लजीज होती हैं मिस्टर। फयाज इसे तीखी नजरों से देख कर रह गया। फिर वो खामोशी से काफी पीता रहा था। जोसेफ नशिस्त के कमरे में ही जमा रहा। इसने फयाज को वहां तन्हा नहीं छोड़ा था। थोड़ी देर बाद इमरान पहुंच गया। फयाज को देखकर हमेशा की तरह खुशी का इजहार करता हुआ बोला, तुम रोज बरोज चमोने होते जा रहे हो। फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रहमान साहब का हुक्म है कि तुम्हें जिंदा या मुर्दा हाजिर किया जाए। जिंदा को हाजिर और मुर्दा को गैर हाजिर कहते हैं सुपर फयाज। बकवास मत करो, तुम्हें इनसे जल्द मिलना है। इन्होंने बराह रास्त मुझसे बात क्यों नहीं की? इमरान से गौर से देखता हुआ बोला, मैं नहीं जानता। इन्हें मुतला कर दो कि मैं घर पर मौजूद हूँ। इमरान ने फोन की तरफ इशारा करके कहा। वो इस वक्त जहाँ हैं वहां से फोन पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझते। कहाँ हैं? तुम बहस क्यों कर रहे हो? मेरे साथ चलो। जरूरी नहीं कि तुम सच बोल रहे हो। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता हूँ? हो सकता है काजी और छुआरों का इंतजाम तुमने पहले ही कर रखा हो, लेकिन ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या मतलब? फयाज चौंक कर इसे घूरने लगा। मैंने कह दिया है कि मैं अभी शादी के काबिल नहीं हूँ, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। रहमान साहब ने कहा है कि सीधी तरह ना आए तो बांध कर लाओ। लाना बे रस्सी, इमरान ने जोसेफ की तरफ देख कर कहा। क्या मतलब बॉस? रस्सी का मतलब भी नहीं समझता। ये मुझे बांध कर ले जाएंगे। मेरा बाप मेरी शादी कराना चाहता है। जबरदस्ती? जोसेफ हक्का बक्का रह गया। इधर यही चलता है। ये तो जुल्म है, सरासर ज्यादती। जाओ, इमरान हाथ हिलाकर बोला। जोसेफ बुखलाए हुए अंदाज में कमरे से चला गया।
और इमरान फयाज को आंख मार कर मुस्कुराता हुआ बोला, वो भी यही समझता है कि अभी मैं शादी के काबिल नहीं हूँ। सवाल तो ये है कि तुम्हें क्यों कर इल्म हुआ? फयाज इसे घूरता हुआ बोला। क्या मतलब? न जाने क्यों इमरान चौंका था। मेरे और रहमान साहब के अलावा और किसी को भी इसका इल्म नहीं। हाय, तो क्या वाकई? इमरान बुखलाकर कई कदम पीछे हटता हुआ बोला। ओह, तो क्या तुमने यूं ही? फयाज जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया। इमरान फटी फटी आंखों से उसे देखे जा रहा था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम 3-3 माह शहर से गायब रहो। फयाज खनकार कर बोला। क्या बीवी को लेकर गायब नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। रहमान साहब इस वक्त मज़ाफात के एक ऐसे मकान में मौजूद हैं जहां फोन नहीं है, और वहीं मेरा निकाह होगा। कोई लावारिस लड़की है क्या? लावारिस तो नहीं, लेकिन शायद नाबीना है। तब तो ठीक है। क्या ठीक है? वो मुझे ना देख सकेगी। मैं कहता हूं वक्त जाया ना करो। अच्छा। इमरान तवील सांस लेकर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, जोड़ा तो लड़की वाले ही दिया करेंगे, या फिर? इमरान प्लीज जल्दी करो, चलो। इमरान पैर पटक कर धाड़ा, फिर सलमान को आवाज देकर बोला, अबे आज मसूर की दाल नहीं चलेगी, शादी करने जा रहा हूं। रस्सी बॉस। जोसेफ की बराई हुई सी आवाज आई। वो दरवाजे में खड़ा इन्हें घूरे जा रहा था। अब जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बॉस। क्या ख्याल है? इमरान ने फयाज की तरफ देखकर कहा। संजीदगी इख्तियार करो। अरे तो क्या तन्हा? रहमान साहब ने यही कहा था। बहुत अच्छा, इमरान ने सादतमंदाना अंदाज में कहा और जोसेफ से बोला, सब्र करो, मजबूरी है। आज ही तो मालूम हुआ है कि वो मेरे बाप हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बाप के लिए क्या करूं? तू भी शादी कर ले, इमरान ने कहा, और फयाज इसका बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचने लगा। शहर से निकलकर इन्हें मजीद 10 मील आगे जाना पड़ा। फयाज उसे अपनी ही गाड़ी में ले आया था। दूर तक फैले हुए खेतों के दरमियान एक छोटी सी इमारत नजर आई। शादी के लिए बेहद मुनासिब जगह है, इमरान बुड़बुड़ाया। चलो उतरो, फयाज बोला। क्या किबला वालिद साहब सचमुच यही तशरीफ रखते हैं? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। क्या मतलब? इन्होंने मुझे फोन पर हिदायत दी थी कि जिस तरह भी मुमकिन हो तुम्हें इस इमारत तक ले आऊं। और वो शादी वाली बात? इमरान से घूरता हुआ बोला। शादी की बात तुमने छेड़ी थी। मैंने सोचा क्या हर्ज है, तुम्हारे मिसरों पर ग्रह लगाता रहूं। फ्रॉड? अगर हाँ में हाँ मिलाना फ्रॉड है तो चलो यही सही। और वो नाबीना लड़की? तुमने लावारिस कहा था, मैंने नाबीना कहकर इसकी बेचारगी में मजीद इजाफा कर दिया था। तो शादी वाली बात गलत थी, इमरान ने ठंडी सांस लेकर मखमूम लहजे में कहा। जल्दी करो, मुझे वापस भी जाना है। वो इसे दूसरी तरफ धकेलता हुआ बोला। इमरान ने हैंडल पर जोर देकर दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। इमारत खाली पड़ी थी। फयाज तवील सांस लेकर बोला, शायद इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, इमरान इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। क्या मतलब? मिस्टर रहमान मेरे बाप हैं। जितना मैं इन्हें जानता हूँ तुम नहीं जान सकते, लिहाजा सच्ची बात मनौन बयान कर जाओ, वरना नहीं कह सकता कि तुम किस किस्म के हालात का शिकार हो जाओगे। मैं गलत नहीं कह रहा, फयाज ने नाखुशगवार लहजे में कहा। इन्होंने फोन पर मुझसे गुफ्तगू की थी और अभी मैंने इसके बारे में जो कुछ तुम्हें बताया है हर्फ बहर्फ सही है। तुम्हें यकीन है कि फोन पर वही थे? तुम घास तो नहीं खा गए? क्या मैं इसकी आवाज नहीं पहचानता? फयाज साहब, अगर इन्हें मेरी जरूरत थी तो वो तुम्हें हरगिज तकलीफ ना देते, बल्कि बराह रास्त। इमरान कुछ कहते कहते रुक गया। फयाज ने इसकी आंखों में गहरी तशवीश के आसार देखे थे। लेकिन वो रहमान साहब ही थे, फयाज कुछ देर बाद बुड़बुड़ाया। क्या पहले भी कभी यहाँ आ चुके हो? इमरान ने दफतन सवाल किया। नहीं, पहली बार बताए हुए पते पर आया हूँ। जरूरी नहीं कि वही इमारत हो जिसका पता तुम्हें बताया गया था। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर तक इंतजार करना चाहिए। इस इमारत के अलावा दूर दूर तक और कोई इमारत दिखाई नहीं देती। इमरान ने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी थी और कमरे का जायजा लेने लगा था। एक बार फिर इन्होंने पूरी इमारत का चक्कर लगाया और सदर दरवाजे की तरफ पलट आए। दरवाजे के करीब ही एक बड़ा लिफाफा नजर आया जो पहले नहीं दिखाई दिया था। इमरान ने झुककर उसे उठाया। लिफाफे पर फयाज का नाम दर्ज था। क्या तुम डैडी की राइटिंग पहचानते हो? इमरान ने आहिस्ता से पूछा। ये इनकी राइटिंग नहीं है, फयाज ने लिफाफा चाक करते हुए कहा। इमरान दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया था।
फयाज लिफाफे से बरामद होने वाले खत को पढ़ता रहा। इमरान बज़ाहिर बेताल्लुकी का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन इसका जहन इसी की तरफ था। फयाज ने खत पढ़कर तवील सांस ली। मुलतवी हो गई न शादी? इमरान की चहकार मामूल से ज्यादा बुलंद आहंग थी। कुछ नहीं, हकीकतन सब कुछ फ्रॉड था। फयाज बराई हुई आवाज में बोला। किसका खत है? फयाज ने खत इमरान की तरफ बढ़ा दिया और खुद खुले हुए दरवाजे की तरफ मुड़कर बाहर देखने लगा। खत के मजमून से लिखने वाले की शख्सियत पर रोशनी ना पड़ सकी। इमरान बावाज़ बुलंद पढ़ता रहा। गालिबन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि किस किस्म के लोगों से साबका है। तुम सब हर वक्त हमारी नजरों में रहते हो। इस वाकये को जहन में रखोगे तो फायदे में रहोगे। क्या तुम मिस्टर रहमान की आवाज पहचान सके थे? जिसने तुमसे मदद तलब की है, इसे वही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे, वरना दूसरी सूरत में इसके खानदान वालों की खैर नहीं। अब यही देखो कि हमें इसकी भी इत्ला हो गई है कि इसने तुमसे मदद तलब की है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम इस सिलसिले में किससे मदद तलब करोगे। लिहाजा इस वक्त वो भी तुम्हारे ही करीब मौजूद है। इसे जरूर बताओ कि तुम किन दुश्वारियों में पड़ गए हो, लेकिन इसे याद रखना कि हम हर वक्त जागते रहते हैं। कोई भी गलत कदम तुम्हारे अज़ा को मौत के मुंह में ले जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला और फयाज को इस तरह घूरने लगा जैसे वो कोई अजूबा हो। फयाज आंखें बंद किए खड़ा था। हमें क्या खड़े खड़े मर गए? ओ! फयाज ने आंखें खोल दी और खुश होंठों पर जुबान फेरने लगा। क्या किस्सा है? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन ये मुश्किल भी खुद ब खुद आसान हो गई। कौन लोग हैं? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वापस चलो। कहाँ चलूं? देखो, मुझे परेशान ना करो, फयाज चीख कर बोला। मैं कुछ नहीं जानता। ख्वामखा मुझे कोई परेशान कर रहा है। वो तुम्हारे बाप ही की आवाज थी, लेकिन इस खत के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा अच्छा, लेकिन अब मैं कहीं ना जाऊंगा। मुझे इस वक्त तक यहाँ ठहरना है जब तक कि मालिक मकान वापस नहीं आ जाता। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हें तो नहीं रोक रहा। तुम जा सकते हो। फिर तुम्हारी वापसी कैसे होगी? तुम इसकी फिक्र ना करो। जाओ। तुम रहमान साहब से इसका तस्करा नहीं करोगे। यार, तुम इस तरह कह रहे हो जैसे मुझे बहला फुसला कर यहाँ लाए थे। वादा करो कि तुम इनसे जिक्र नहीं करोगे। वादा। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी तन्हाई नसीब हुई है। वाह, साहिब खाना खुशजौक आदमी मालूम होता है। इमारत के आसपास किस कदर बैंगन उगा रखे हैं। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। साहिब खाना से मिले बगैर नहीं जा सकता। जरूरी नहीं कि यहाँ कोई रहता भी हो। मैंने ऐसी अलामात देखी हैं जिसकी बिना पर कहा जा सकता है कि ये इमारत वीरान नहीं रहती। क्यों, क्या तुम कफल खोलकर अंदर दाखिल हुए थे? नहीं, तो फिर जो कोई भी यहाँ रहता है कहीं आसपास ही मौजूद होगा। मैंने ख्वामख्वा ये मुसीबत अपने सर ले ली। फयाज पैर पटक कर बोला। सुनो, फिलहाल अपने अज़ा को भूल जाओ। जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, इनका ताल्लुक इस इमारत से हरगिज ना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? इस वक्त हमें इसकी मदद करनी चाहिए जिसको हमारी जरूरत है। मैं नहीं समझा। इस मकान का बासी। अहमक ना बनो। जरूरी नहीं। ये मकान गैर आबाद नहीं है। कोई यहाँ दोपहर का खाना भी खाएगा। इमरान इसकी बात काट कर बोला। बावर्ची खाने में ताजा तरकारियां मौजूद हैं और आटा गंदम रखा है। ओह, अगर इसका ताल्लुक इन लोगों से हो सकता है तो फिर वो अव्वल दर्जे के गधे हैं। महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट इतना बाख्तियार तो हो सकता है कि मालिक के मकान को जुबान खोलने पर आमादा कर सके। तो तुम ठीक कहते हो। तो फिर आओ इसे तलाश करें। देखो इमरान, मुझे इस मामले में ना डालो। मेरे कुछ अज़ाज़ा सख्त खतरे में हैं। इसी शहर में है? नहीं। चलो सिर्फ शहर का नाम ही बता दो। नहीं, नामुमकिन। मैं कई दिनों से परेशान हूँ। अगर इसे मुनासिब समझता तो तुमसे जरूर जिक्र करता। अच्छा, तुम अपने अज़ाज़ा के लिए दुआ करते रहो। मैं तो चला, इमरान ने कहा और इमारत से बाहर आ गया। चारों तरफ दूर तक खेत ही खेत थे, लेकिन इनकी रवायदगी ऐसी नहीं थी जिसमें किसी को छुपाया जा सकता। वो खेतों में उतरता चला गया। 10 मिनट तक तलाश जारी रही, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। थक हार कर फिर इमारत में वापस आ गया। जैसे ही कमरे में कदम रखा, फयाज ने मुस्तबाराना अंदाज में कहा, मैंने इसे तलाश कर लिया है। कहाँ है? तहखाने में बेहोश है। किचन में तहखाने की सीढ़ियां हैं। इमरान फयाज को वहीं छोड़कर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता चला गया। फयाज ने तहखाने का रास्ता खुला ही छोड़ दिया था।
वो जीने तय करके नीचे पहुंचा। थोड़ी देर तक तो कुछ सुझाई नहीं दिया था। फिर जब आंखें अंधेरे की आदी हो गईं तो तहखाना गले का गोदाम साबित हुआ, और इसकी वसत करीब करीब इतनी ही थी जितनी ऊपर इमारत की बुनियादों ने घेर रखी थी। गले की बोरियों के दरमियान वो चारों खाने चित पड़ा हुआ नजर आया। बेहोश था, और ये बेहोशी किसी नशा आवर चीज की पैदा करदा मालूम होती थी। इमरान यहाँ का तफसीली जायजा लेना चाहता था, इसलिए एक बार फिर उसे ऊपर आना पड़ा। लालटेन बावर्ची खाने ही में मिल गई। उसे रोशन करके फयाज की तरफ तवज्जो दिए बगैर फिर तहखाने में उतर गया। बेहोश आदमी की दाएं हाथ की आस्तीन बाजू तक चढ़ी हुई थी, और कमीज भी गिरेबान के करीब फटी नजर आई। इसका मतलब था जबरदस्ती इसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था। आदमी तंदुरुस्त और 40 के लगभग मालूम होता था। इसके करीब ही एक पर्स भी पड़ा दिखाई दिया। इमरान ने इसे उठाया और लालटेन की रोशनी में इसका जायजा लेने लगा। 10-10 के 11 नोट और कुछ कागजात में इसमें से बरामद हुए। इमरान ने उसे अपनी जेब में डाला और फिर ऊपर आकर फयाज से कहा वो बेहोश आदमी को तहखाने से निकालने में इसकी मदद करे। इमरान महसूस कर रहा था कि फयाज जल्द अज जल्द वहां से भाग निकलना चाहता है। क्या ये भी कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? इमरान ने बेहोश आदमी की तरफ इशारा किया। फजूल बातें मत करो। फयाज के लहजे में इस्तिराब था। शायद उसे इमरान पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इसे वहां छोड़कर जा भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद बेहोश आदमी ने कराह कर करवट ली और आंखें खोल दी, और इन दोनों पर नजर पड़ते ही खौफजदा नजर आने लगा। डरो नहीं, इमरान नरम लहजे में बोला, अब तुम महफूज हो। तो तुम कौन हो? वो उठ बैठा। वो कौन थे जिन्होंने तुम्हें इस हाल को पहुंचाया? मैं नहीं जानता। हम तो मुसाफिर हैं, पानी की तलाश में इधर आ गए थे। मकान खाली देखकर हैरत हुई और सदर दरवाजा भी खुला हुआ था। इसी तशवीश में बावर्ची खाने तक जा पहुंचे और वहां से तहखाने में। जरा देखो, तुम्हारी कोई चीज तो चोरी नहीं हुई। वो हैरत से इन्हें देखता रहा, फिर यक बैक बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ा। इमरान इसके पीछे था। फयाज अब भी अपनी जगह से ना हिला। तहखाने में पहुंचकर आदमी ने गले की बोरियों का जायजा लिया और फिर भराई हुई आवाज में बोला, यहां से तो कुछ भी नहीं गया। ऊपर चलकर देखो, ऊपर क्या रखा है? रकम, मतलब यह है कि तुम्हारा पर्स वगैरह? इसने कमर टटोली और आहिस्ता से बोला, नहीं, सब ठीक है। स्याह रंग का कोई पर्स भी है तुम्हारे पास? नहीं, मैं पर्स नहीं रखता। वो ऊपर आए और इमरान ने इसे वो कुएं के बारे में पूछगछ शुरू कर दी। हमलावर इसके लिए अजनबी थे। इसने इसकी तादाद 3 बताई। आए थे और अचानक उसे पकड़ लिया। एक ने मुंह बंद कर दिया और दूसरे ने बाजू में कोई दवा इंजेक्ट कर दी थी। खत्म करो, मुझे जल्दी है, दफतन फयाज ने उसीले लहजे में कहा। हाँ हाँ ठीक है, चलो, इमरान सर हिलाकर बोला। फिर वो इसे मुतहय्यर छोड़कर इमारत से निकल आए थे। वापस, यार तुम किसी अयालदार बेवा की तरह परेशान नजर आ रहे हो। आखिर किस्सा क्या है? क्या तुम्हारे किसी साले पर कोई मुसीबत पड़ी है? ओह, खामोश रहो, फयाज दांत पीस कर बोला। इसने फिर इमरान का बाजू बहुत मजबूती से पकड़ लिया था और गाड़ी की तरफ खींचने लगा था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। इमरान अब बिल्कुल खामोश था। खुद फयाज ही थोड़ी देर बाद बोला, तुमने किसी साले का हवाला किस बिना पर दिया था? तुम जोरों के भाई के अलावा और किसी के लिए इतने परेशान नहीं हो सकते। मुझे बताओ कि तुम्हें क्यों कर इल्म हुआ? फयाज ने सख्त लहजे में कहा। चलो, एक बात की तो तस्दीक हुई कि वो साला ही है। मैं नहीं जानता था कि कभी मुझे ऐसे हालात से दो चार होना पड़ेगा। बहुत खूब, महकमा सुराग रसानी का सुपरिटेंडेंट भी धमकियों से मरगूब होने लगा। सुनो, मुझे अपनी परवाह नहीं है, तुम अच्छी तरह जानते हो, और ये भी अच्छी तरह जान गया हूं कि धमकियां देने वाले बहुत ज्यादा बाखबर लोग हैं। इस हद तक जानते हैं कि तुम कभी कभार मुझसे भी मदद लेते हो। इस तरह ये धमकी बराह रास्त मेरे लिए है। तुम खुद ही समझदार हो, फयाज तवील सांस लेकर बोला। और तुम ये भी जानते हो कि धमकियां देने वाले भी मुझे मस्खरे रखते हैं। इस बात को यहीं खत्म कर दो। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है सुपर फयाज। क्या मतलब? ये इसी साले का मामला है जो सरदारगढ़ में सिविल सर्जन लगा हुआ है। इमरान, फयाज की आवाज हालक ही में घुट कर रह गई। इसने तुमसे किस मामले में मदद तलब की है? गालिबन इन्हीं लोगों के खिलाफ जिनकी तरफ से हमें ये धमकी मौसूल हुई है। तुम सरदारगढ़ नहीं जाओगे, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें कब और कैसे मालूम हुआ? कुछ देर पहले इसी इमारत में। क्या वो कोई सुराग छोड़ गए हैं वहां? दीदा दानस्ता नहीं, शायद गलती से। ओह, और अब इन्हें मालूम हो जाएगा कि किसी अहमक को ख्वामख्वाह छेड़ बैठने का अंजाम क्या हो सकता है।
मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बात को यही खत्म कर दो। शायद मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर कर सकूं, लेकिन यह इसी सूरत में मुमकिन होगा कि तुम मुझे पूरी बात बता दो। आखिर डॉक्टर सज्जाद से क्या कसूर सरजद हो गया है? मैं कुछ नहीं बता सकता। दूसरी सूरत में डॉक्टर सज्जाद को खुद बताना पड़ेगा, और शायद तुम इसे बिल्कुल ही पसंद ना करो। फयाज निचला होंठ दांतों में दबाए स्टीयरिंग करता रहा। इसके बाद इमरान ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इसने फयाज को इस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां लोग सब कुछ उगल देते हैं। सरदारगढ़ के होटल मीजान के रिक्रिएशन हॉल में बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाला एक शोबदागर अपने कमालात का मुजाहरा कर रहा था। बैनुल-अक़वामी शोहरत के बारे में इन पोस्टरों से मालूम हुआ था जो होटल के बाहर लगे हुए थे। बराह रास्त यूरोप और अमेरिका से इत्तला नहीं आई थी कि वहां भी शोहरत हासिल कर चुका है। हकीकत का इल्म सिर्फ होटल की इंतजामिया को रहा होगा। वैसे सफदर यही सोच रहा था कि मुमकिन है शोबदागरी का पेशा इख्तियार करने से पहले वो भैंसों का व्यापारी रहा हो। फिर इसने अपने जहन को खुरेदना शुरू किया। आखिर भैंसों के व्यापारी का ही ख्याल क्यों आया? किसी और पेशे की तरफ जहन क्यों नहीं गया? और फिर इसकी वजह समझ में आ गई। शोबदागर किसी भैंसे की तरह वहशतज़दा और भफरी हुई कुव्वतों का मजहर मालूम होता था। इसने कई ऐसे करतब दिखाए थे जो शोबदे की बजाय हकीकतन बेपनाह जिस्मानी कुव्वत का करिश्मा थे। वैसे उसे शोबदागर से जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो इस लड़की में दिलचस्पी ले रहा था जो शोबदागर के साथ स्टेज पर काम करती थी। इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थीं। इन्हें गौर से देखने पर ऐसा मालूम होता था जैसे किसी झील के किनारे शाम हो गई हो और शफक की लाली आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही हो। लेकिन वो इसमें इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहा था कि इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। बात दरअसल ये थी कि वो इस वक्त भी ड्यूटी पर था और इसी लड़की की तलाश में सरदारगढ़ आया था। अलबत्ता इसे इसका इल्म नहीं था कि वो किसी शोबदागर के लिए काम कर रही है। इसकी तस्वीर उसे इमरान से मिली थी और X2 के हुक्म के मुताबिक इसे सरदारगढ़ में तलाश करना था। आसान काम नहीं था क्योंकि ना तो इस लड़की का नाम मालूम था और न पता। अगर वो इस शोबदागर की असिस्टेंट ना होती तो शायद एक माह में भी उसे तलाश ना कर पाता। मीजान होटल की तफरीहात के इश्तिहार में इसकी तस्वीर भी नजर से गुजरी थी और वो शाम गुजारने के लिए सीधा यहीं चला आया था। दूसरी सुबह वो तवील फासले के टेलीफोन कॉल पर इमरान को इत्तला दे रहा था। लड़की का नाम रेखा चौधरी है। प्रोफेसर एक्स नामी शोबदागर की असिस्टेंट है। प्रोफेसर एक्स देसी ही आदमी है। असल नाम का अभी तक नहीं मालूम हो सका। मीजान होटल में मुजाहरे कर रहा है। रेखा चौधरी इसी के साथ 27 शहजाद रोड पर मुकीम है। ठीक है, दूसरी तरफ से इमरान की आवाज आई। तुम वहीं मुकीम रहकर दोनों पर नजर रखो। कब तक कायम करना पड़ेगा इसका फैसला तुम्हारा बॉस करेगा, लेकिन इसके हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट आप ही को देनी है। गैर जरूरी बातों से परहेज करो, कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। सफदर ने तवील सांस ली और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। इसने ये कॉल टेलीफोन ऑफिस से की थी। रेखा चौधरी पर हर वक्त नजर रखना आसान काम नहीं था, क्योंकि वो अमूमन इसी बंगले से बरामद होती थी जब शो के लिए मेजबान होटल जाना होता था। लिहाजा शाम से पहले वो इसे दोबारा ना देख सका। आज का मखसूस शोबदा तो एक हैरतंगेज चैलेंज साबित हुआ। शोबदागर ऐलान कर रहा था, ख़वातीनो हजरात, मैं अपनी असिस्टेंट मिस रेखा चौधरी को मशीन बनाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि वो किस तरह गोश्त पोस्ट से एक फौलादी पैकर में तब्दील हो जाती है। कोई जवान जो इसके मुकाबिल रक्स कर सके। इसके इस चैलेंज पर बेशुमार हाथ उठ गए। ठहरिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, शोबदागर बोला। वो तेज किस्म की मौसीकी पर रक्स करेगी। कम से कम 10 नौजवान जिन्हें अपने तवानाइयों पर एतमाद हो खुद को तैयार रखें। मेरा दावा है कि 5 मिनट से ज्यादा इसके मुकाबिल ठहरना दुश्वार होगा। हम देखेंगे, हम देखेंगे, कई गुस्सीली आवाजें तमाशाइयों की तरफ से आईं। अच्छी बात है, तो मैं इस पर अमल करने जा रहा हूँ। एक एक नौजवान इसके मुकाबिल आएगा। जैसे ही एक थक कर मुअत्तिल होगा, दूसरा फौरन इसकी जगह लेगा। लेकिन रेखा इसी रफ्तार से रक्स करती रहेगी। फिर वो रेखा को एक कुर्सी पर बैठाकर अमले तनवीम करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बेदार होकर उठी और माइक्रोफोन से रक्स की मौसीकी मुंतशिर होने लगी। रेखा ने बिल्कुल मशीनी अंदाज में रक्स शुरू कर दिया। तमाशाइयों में से एक नौजवान उठा और स्टेज पर आकर रेखा के मुकाबिल रक्स करने लगा। मौसीकी तेज होती रही। दोनों तूफानी अंदाज में रक्स करते रहे। फिर अचानक रेखा का हम रक्स लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो बुरी तरह हाँप रहा था। इसी जगह लेने के लिए दूसरा पहुंचा। रेखा बदसतूर रक्स करती रही। सचमुच ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई मशीन चल पड़ी हो। जज्बात और एहसासात से आरी चेहरा बिल्कुल सपाट था। आधे घंटे के अंदर अंदर वो 6 नौजवानों को शिकस्त दे चुकी थी। फिर एक बुलंद और बाल नौजवान अपनी जगह से उठा
और रेखा के मुकाबिल आ गया। गैर मामूली तौर पर तवाना और फुर्तीला मालूम होता था। लोगों ने तालियां बजाईं, क्योंकि 10 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी रेखा ही की सी रफ्तार से रक्स किए जा रहा था, जबकि दूसरे 5 या 6 मिनट से ज्यादा नहीं सहार सके थे। 15वें मिनट पर वो अचानक लड़खड़ाया और स्टेज पर ढेर हो गया। फिर इसके बाद कोई अपनी जगह से ना उठा। रेखा पहले ही के अंदाज से रक्स किए जा रही थी, लेकिन ये 7वां जवान जहां गिरा था वहीं पड़ा रहा। इससे पहले जो गिरे थे वो खुद ही उठकर हाँफते हुए और शर्मिंदगी के आसार चेहरे पर लिए अपनी जगहों पर वापस चले गए थे, लेकिन ये 7वां जवान कुछ इस तरह गिरा था कि फिर उठ ही ना सका। सौदागर ने मजमे पर नजर डाली और फिर गिरे हुए नौजवान की तरफ मुतवज्जा हो गया। तेजी से आगे बढ़कर इसके करीब पहुंचा और झुक कर देखने लगा था। फिर सफदर ने महसूस किया जैसे वो सरासमेगी में मुब्तला हो गया हो। कभी गिरने वाली की नब्ज टटोलता और कभी सीने से कान लगाकर दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करने लगता। रेखा दीवानावार रक्स किए जा रही थी और तेज मौसीकी कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। अचानक स्टेज का पर्दा खींच दिया गया। कोई गड़बड़? सफदर कुर्सी से उठता हुआ बुड़बुड़ाया और ठीक इसी वक्त मौसीकी भी थम गई। फिर शायद इस जवान के साथी स्टेज की तरफ झपटे, लेकिन इन्हें पर्दे के पीछे जाने से रोक दिया गया। सफदर भी इनमें से एक के करीब जा खड़ा हुआ। क्या किस्सा है जनाब? इसने इससे सवाल किया। वो कहते हैं डॉक्टर को तलब किया गया है, जवाब मिला। थोड़ी देर बाद एक आदमी पर्दा हटाकर सामने आया। इसके हाथ में माइक था। ख्वातीनो हजरात, इसकी आवाज हाल में गूंजी। हमें बेहद अफसोस है कि खेल जारी नहीं रह सकता। 7वां मुकाबला करने वाले नौजवान की हालत बेहतर नहीं है। डॉक्टर को तलब किया गया है। मजमे पर सन्नाटा छा गया। फिर 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि डॉक्टर ने पर्दे के बाहर आकर नौजवान की मौत का ऐलान कर दिया। वजह हार्ट फेल्यूअर बताई थी। लोग ऊंची आवाजों में शोबदागर को गालियां देने लगे।